चलिए सर, सो वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सभी लोग बढ़िया होंगे और पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दिया जा रहा होगा, ऐसे उम्मीद कर लेते हैं, क्योंकि उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। चलेगा। So in previous lecture we are discussing about consideration, unit number 2 of the Indian Contract Act 1872. What is most important in this topic is the definition of consideration. तो चलिए सर, कल तो हमने ऑल्दो बहुत मेहनत करी थी इस पे, आज वापस से एनर्जी डाल देते हैं। चलें, क्या पढ़ा था? बहुत 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 शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। चले, आप सबके लिए, आप अपने लिए ही ताली बजा लीजिए। बहुत बढ़िया। चलें एक बार साथ में कर लेते हैं, ठीक है। सो व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग or does or abstains from doing or promises to do or abstain from doing something, such an act or abstinence or promise is called consideration for the promise. बहुत शानदार। चलें, फिर हमने कुछ लीगल रूल्स भी पढ़े थे कंसिडरेशन से रिलेटेड। आज की जो कहानी है बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है साहब, आपके एग्जाम के लिए। सर यहां पर हम पढ़ेंगे सूट बाय थर्ड पार्टी। सो आप समझें, कॉन्ट्रैक्ट में बेसिकली जो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा हैं, जैसे एक होता है प्रोमिसर, एक होता है प्रोमिसी। जो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा हैं उनको बोलते हैं पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन जो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं है उसको हम बोलते हैं थर्ड पार्टी। एक गाना सुना है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, तो मेरे कॉन्ट्रैक्ट में तुम्हारा क्या काम है, ये वो वाली कहानी है। सर आप मुझे बताओ, अगर एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है मेरे और आपके बीच में, तो ऐसी कोई पार्टी जो कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं है, क्या वो थर्ड पार्टी, हमारे बीच में कोई लड़ाई झगड़ा, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, तो क्या वो थर्ड पार्टी केस फाइल कर सकती है? आंसर इज नो। लेकिन कुछ कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पर सर थर्ड पार्टी को राइट दिया जाएगा कि वो थर्ड पार्टी भी सर केस फाइल कर पाएगी। अच्छा मुझे बताएं, क्या स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन हो सकता है? क्या स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन हो सकता है? सर पहले तो ये मतलब बताएं कि स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन बोलने का क्या मतलब है। सर कहने का मतलब ये, क्या कोई थर्ड पार्टी कंसिडरेशन पे कर सकती है? अभी हमने लीगल रूल्स में देखा था, कंसिडरेशन कैन बी पेड बाय प्रोमिसी और एनी थर्ड पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ। सो सर कंसिडरेशन में स्ट्रेंजर अलाउ है, बट क्या स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है? स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट होने का मतलब यह है कि सर एक ऐसी पार्टी जो कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं है, लेकिन क्या वो केस फाइल सू कर सकती है? आंसर इज नो। जनरली स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन नहीं होता है। अरे ओ सॉरी, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, कंसिडरेशन तो होता है, बिल्कुल सही बात। चल एक बार पढ़ लें जल्दी से क्या लिखा है। सर, दो अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कंसिडरेशन फॉर एग्रीमेंट में बी प्रोसीड, कंसिडरेशन के लिए स्ट्रेंजर बिल्कुल अलाउ है। द थर्ड पार्टी कैन नॉट सू दी कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन थर्ड पार्टी कभी कॉन्ट्रैक्ट में केस फाइल नहीं कर सकती हैं। ओनली अ पर्सन हु इज पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट कैन सू ऑन इट, जो पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट है वही केस फाइल कर सकती है। इसका मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन इज वैलिड बट डिफरेंट टू स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा, वैलिड नहीं होगा, लेकिन स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन इज ऑलवेज वैलिड, चलेगा। ये पढ़े सर, द अफोरसेड रूल दैट स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू इज नोन एज डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सर स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होगा? थर्ड पार्टी कैन नॉट सू, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अलाउड, यही होता है सर डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज एक्सेप्शंस।
जैसे ही मैं बोलता हूं कि थर्ड पार्टी अलाउ नहीं है, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट अलाउ नहीं है, इसका मतलब हुआ डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हम एक कॉन्ट्रैक्ट को प्राइवेट रखना चाहते हैं, इसमें बाहर वाले अलाउ। लेकिन देयर आर सम सिचुएशन, देयर आर सम सर्कमस्टांसेस जिसमें थर्ड पार्टी केस फाइल कर सकती है। उसमें पहला केस लिखा है इन केस ऑफ ट्रस्ट। से फॉर एग्जांपल कोई एक एजेड पर्सन है, दादाजी, उनका कोई पोता है, और वैसे भी दादा और पोते का प्यार एक्सट्रीम लेवल पर होता है। अब दादाजी को ऐसा लग रहा है कि यार मेरे जाने के बाद क्या होगा मेरे पोते का, क्योंकि मेरा जो बेटा है वो तो नालायक, इसका क्या ध्यान रखेगा। तो दादाजी ने क्या किया, एक ट्रस्ट बनाई। दादाजी ने क्या किया, एक ट्रस्ट बनाई, उसमें एक पर्सन को अपॉइंट किया जिसको बोलते हैं ट्रस्टी। और इस ट्रस्ट का पूरा पूरा पर्पस ये है कि वो उसके पोते के बेनिफिट के लिए काम करे। सो बेसिकली इन ट्रस्ट देयर आर थ्री पार्टीज। वन इज जिसने ट्रस्ट बनाई, जो ट्रस्ट को मैनेज करेगा ट्रस्टी, एंड जिसके लिए बनाई उसको बोलते हैं बेनिफिशियरी। कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में एंटर हुआ, सर जिसने ट्रस्ट बनाई दादाजी के बीच में और ट्रस्टी के बीच में। थर्ड पार्टी कौन है, बेनिफिशियरी। अरे हाँ ना सर, कल को दादाजी नहीं रहे, निकल लिए, अब जो ट्रस्टी था वो पोते के बेनिफिट के लिए काम, क्या बेनिफिशियरी के पास राइट है कि वो केस फाइल कर सकता है अगेंस्ट दी ट्रस्टी, हाँ या ना? आंसर इज यस। सर बेनिफिशियरी क्या बोलेगा ट्रस्टी के सामने जाकर कि मैं नहीं तो कॉन्वे, माना कि मैं कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं हूं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारे ऊपर केस फाइल नहीं कर सकता हूं। सो इन दैट केस भले वो थर्ड पार्टी टू दी कॉन्ट्रैक्ट है, बट फिर भी वो केस फाइल कर सकता है। अरे बोलो, अरे चलेगा क्या? क्या लिखा है, इन केस ऑफ ट्रस्ट अ बेनिफिशियरी कैन एनफोर्स हिज राइट अंडर दी ट्रस्ट दो ही वॉज नॉट अ पार्टी टू दी कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द सेटलर एंड ट्रस्टी। सेटलर मतलब जिसने ट्रस्ट बनाई, और ट्रस्टी मतलब वो जो मैनेज कर रहा है। इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। बेनिफिशियरी तो ऑलवेज कौन है, थर्ड पार्टी है, लेकिन वो अपने बेनिफिट के लिए केस फाइल कर सकता है। दिस इज द एक्सेप्शन नंबर 1। तो क्वेश्चन कैसा आएगा सर 7 मार्क में, व्हाट डू यू मीन बाय डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, राइट डाउन इट्स एक्सेप्शंस। फुल फ्लेजेड क्वेश्चन। अरे बोलते, दूसरा क्या लिखा है, इन केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं एग्जांपल दूं, व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज, सर जो भी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा वो मस्ट बी इन राइटिंग होना चाहिए। मतलब ऐसा समझे, दादाजी है, उनके 3 बच्चे हैं, दादाजी ने अपनी पूरी वसीयत जो है, प्रॉपर्टी है, वो 3 बच्चों को बांट दी। दादाजी नहीं रहे, उन बच्चों में से एक बच्चा भी नहीं रहा, तो बच्चे के कौन है, वाइफ है और सन है, मतलब 3 भाई हो गए ना। 3 भाई के बाकी नीचे के होंगे, समझ में आ रही कि चित्र बनाऊं? दादाजी, दादाजी के 3 बेटे, उन्होंने तीनों बेटों में अपनी प्रॉपर्टी बांट दी। अरे चलेगा। अब उनके अपने अपने बच्चे होंगे और बीबियां होंगी। अरे हाँ, मान लो उन 3 बेटे में से एक बेटा भी नहीं रहा, और बाकी के जो 2 बड़े पापा और चाचा लोग बचे, वो अब तुम्हारे पापा की भी क्या करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी को हड़पना चाहते हैं। तो जो वाइफ है, जो बच्चा है, क्योंकि वो थर्ड पार्टी टू दी कॉन्ट्रैक्ट है, क्या वो अपने बेनिफिट के लिए केस फाइल कर सकते हैं? आंसर इज यस। इसको बोलते हैं फैमिली सेटलमेंट। लेकिन दादाजी जो वसीयत बांट कर गए थे, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था बिटवीन दादाजी एंड उनके बेटे, वो कैसा होना चाहिए, राइटिंग में होना चाहिए। इसको बोलते हैं फैमिली सेटलमेंट। अरे बोलो, बात समझ में आती है? नहीं आती है तो चित्रकारी अलाउ है बेटा। हाँ तो कर ही देते हैं ना, क्या दिक्कत आ रही? मुझे पता है इतना तो दिमाग तुम्हारा वैसे भी नहीं चलता। मैं बोल रहा हूं बेटा, एक दादाजी, उनके 3 बेटे, बेटा नंबर 1, बेटा नंबर 2 और बेटा नंबर 3। अरे हो गया, हो गया। बेटे का बेटा, बेटा नंबर 1, वाइफ नंबर 1, ऐसा समझे एक ही वाइफ है उसकी। बेटा इसका भी है, बेटा नंबर 1, वाइफ नंबर 1। हाँ, बेटी नंबर 1। उनको तकलीफ हो रही, बेटी क्यों नहीं, आपके एग्जाम्पल्स में बेटियां क्यों नहीं आती हैं? हाँ आ गई, बेटी आ गई, ठीक है भैया। अब समझो सर,
दादाजी ने प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट करी तीनों में, अरे हाँ ना, चलेगा। अब मैं बोल रहा हूं बेटा नंबर 1 भी नहीं रहे, दोनों प्यार बहुत था इन दोनों में, दोनों साथ में चले गए। अब जो इनको प्रॉपर्टी मिली थी ना बेटा नंबर 1 को, इसको भी ये लोग क्या करना चाहते हैं, वो बोल रहे नहीं इसका भी डिस्ट्रीब्यूशन करो। तो ये जो लोग हैं ये बेनिफिशियरी हैं, क्या ये बेटा इसके अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं? आंसर इज यस, ऑल्दो भले ये थर्ड पार्टी टू दी कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हुआ था बिटवीन दादाजी एंड बेटा, थर्ड पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट भले हैं, लेकिन ये भी केस फाइल कर सकते हैं। लेकिन क्या होना चाहिए, ये जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट जो इनके बीच में हुआ था वो रिटर्न में होना चाहिए। अरे बोला ना, पक्का। तो सर यहां जो बेटा नंबर 1 है वो क्या बोलेगा अपने चाचा बड़े पापा से कि मैं नहीं तो कौन? अरे चलेगा, माना कि हम कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपके ऊपर केस फाइल नहीं कर सकते हैं। अरे चलेगा, क्योंकि वो बोलेगा कि सर प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का ये एक्सेप्शन है। तो पहला एक्सेप्शन क्या था? इन केस ऑफ ट्रस्ट, दूसरा है इन केस ऑफ फैमिली। एग्जाम्पल नंबर 14, जल्दी से पढ़ें। और आसान एग्जाम्पल लिखा है सर, मैं तो पता नहीं कहां घुस गया था। चलें चलें सर, तीसरा क्या लिखा है? इन केस ऑफ सर्टेन मैरिज कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट। सर शादी ब्याह के में भी थर्ड पार्टी केस फाइल। तो चलें, एग्जाम्पल लिखा है क्या? चलें पहले ये पढ़ लेते, फिर मैं मेरा दे दूंगा। मेरा मतलब एग्जाम्पल मेरा, मैं मेरी कहानी नहीं सुनाऊंगा, ऐसे नहीं बोल रहा हूं। चलें, मिस्टर एक्स वाइफ डिजर्टेड हिम फॉर इल ट्रीटमेंट। अच्छा यही लिखा है, अच्छा तो मैं समझा देता हूं, ऐसा सुनो बेटा। एक हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड क्या करता है, बड़ा शराबखोर आदमी है, और वो वाइफ को क्या है परेशान बहुत करता है। वाइफ अब तंग आ चुकी है, वाइफ ने बोला मैं जा रही हूं घर छोड़कर। वाइफ कहां जाएगी घर छोड़कर? कहां जाएगी? बियर। मैंने कहा बियर, मैंने कहा वो ये बोलने जा रही कि मैं बताती हूँ पी के कैसा लगता है। बियर जाएगी, ओके। नहीं इतना आप इतना टेक्नोलॉजी वाले इतने गजब शब्द बोलो, दिस इज अ टेक्निकल जार्गन, मैं समझ ही नहीं पाया। पीहर, हाँ मायके, हाँ ये मेरे को समझ आता है, पीहर समझ नहीं आता है। हाँ सो वो गई अपने मायके। अब क्योंकि बेटी लौट कर आई है, घर वापस आ गई है, पिताजी को बड़ा दुख हो रहा है। पिताजी चाहते हैं कि इनका संबंध, हमने 7 फेरे लिए थे, हमने मतलब उन्होंने, पिताजी ने नहीं लिए थे, उन्होंने, पिताजी क्या चाहते कि इनका संबंध जन्म जन्मांतर बना है। पिताजी पहुंचे अपने दामाद के पास और दामाद से बोला कि यार तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि बेटा शाम का भूला भटका हुआ आदमी घर आ ही जाता है। पति ने प्रॉमिस किया अपने ससुर जी को कि नहीं अब मैं उसको अच्छे से रखूंगा, पैसा पूरा प्रॉमिस कर दिया। अरे चलता क्या, लेकिन क्योंकि पिताजी हैं, पिताजी को पता है शाम को फिर ये डिस्टर्ब भी करेगा, अभी तो सुबह होश में है। पिताजी ने एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लिया बिटवीन पिताजी एंड दामाद जी, और पिताजी ने बोला कि हे दामाद सुनो मेरी बात, अगर तुमने अब गलती करी तो पर गलती तुम्हें कंपनसेशन पे करना पड़ेगा। से फॉर एग्जांपल 10,000 रुपीज। देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ससुर जी एंड दामाद जी के पर गलती आपको 10,000 रुपी पे करने पड़ेंगे। सर इसमें थर्ड पार्टी कौन है? वाइफ। कल को हो सकता है पिताजी चले गए बेटा, इस खुशी को वो बर्दाश्त नहीं कर पाए, अब गलतियां होना वापस चालू हो गई, पर गलती कितना मिलेगा? अरे समझ रहे क्या? क्या इस 10,000 के लिए वो अपने हस्बैंड को कंपील कर सकती है? आंसर इज यस। हस्बैंड ये नहीं बोल सकता है कि तुम्हारे हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। सर वाइफ क्योंकि पढ़ी लिखी है, वो ले जाएगी उसको पकड़कर कहां? प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में। कोर्ट नहीं ले जाएगी, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में ले जाएगी और बोलेगी कि जो तुम बोल रहे हो वो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन देयर आर सम एक्सेप्शन। और हमारा और आपका केस हे पिया जी फॉल हो रहा है केस नंबर, अरे बोलो अब एग्जाम्पल पढ़ो। इसमें लिखा है राइटिंग वाला, ऊपर वाला था राइटिंग वाला, फैमिली सेटलमेंट वाला, वो राइटिंग का था, वो कंपलसरी था। इसमें नहीं लिखा है इन्होंने ऐसा।
बाकी ससुर जी हैं, लिखवा तो लेंगे ही, वो कम थोड़ी हैं। चलेगा सर? पहला क्या था? ट्रस्ट। दूसरा क्या था? तीसरा क्या है? चले, चौथा क्या है? असाइनमेंट ऑफ। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है हमारा और आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ, उसमें जो बेनिफिट मिल रहा है वो मैं बोल दूं कि नहीं यार, ये बेनिफिट मुझे ना देना, इनको दे देना। अरे यार, ऐसे समझो ना, गर्मी है, अपन 2-3 लोग जूस पीने गए, आपने बोला सर मैं चलता तो हूं, मेरा मन नहीं है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हम 2 पी लेंगे, तुम खड़े खड़े देखना हमको। उसने बोला ठीक है सर चलो। अरे हाँ, फिर तुम्हारा वहां जाकर मूड बन गया और मेरा मूड बिगड़ गया उसके हाथ देखकर, उसकी हरकतें देखकर जूस बनाने वाले। मैंने कहा नहीं यार, मेरे बस की नहीं है। मैंने कहा मेरा जो जूस है वो इसको दे देना, यू आर दी बेनिफिशियर, यू आर दी बेनिफिशियरी। मैंने मेरा बेनिफिट असाइन कर दिया है किसी और को, ऑल्दो यू आर दी थर्ड पार्टी। अब क्योंकि अगर वो तुमको अगर जूस नहीं देगा बेटा, यू कैन फाइल अ केस। वही होता है सर इन केस ऑफ असाइनमेंट। अरे क्या लिखा है? दूसरा एग्जाम्पल समझाऊं? जूस में थोड़े भाव विभोर हो गए हो, चले समझे। से फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड बी। एक कॉन्ट्रैक्ट था ए और बी के बीच में। मैंने बी से कुछ पैसे लेने हैं, मैंने बी से कुछ पैसे लेने हैं। बी ने बोला नहीं, ये पैसे किससे ले लेना आप? सी से। मैंने सी को कॉल किया, मैंने कहा क्या बी के पैसे तुम्हारे पास रखे हैं? सी ने एक्नॉलेज किया, हाँ जितना पैसा आपको बी से चाहिए वो मेरे से कलेक्ट कर लेना। अब सी पैसा नहीं दे रहा, तो मैं बी को पकड़ूं या सी को पकड़ूं? मैं पकड़ूंगा डायरेक्ट सी को। ये भी एक्नॉलेजमेंट का केस है। अरे बोलो पक्का? या उल्टा कर दो इसका, बी को ए से पैसे चाहिए था, बी ने बोला तुम जाके सी से के ए से ले लेना। सी मेरे पास आया, मैंने एक्नॉलेज कर दिया सी को कि हाँ आप मेरे से पैसे ले जाना। सी क्या कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है? फिर भी वो मेरे ऊपर केस फाइल कर सकता है। इसको ऐसे भी सीख सकते हो। सो सर ये होता है इन केस ऑफ असाइनमेंट। देखो लिखा है ना कहीं, एक्नॉलेजमेंट लिखा है। अच्छा एस्टॉपल वाला था वो, ठीक है ठीक है ठीक है, वो एस्टॉपल वाला था। असाइनमेंट ऊपर वाला ही रख लो फिर, यूज वाला बेटर है। चलें, सो दोनों हो गए, असाइनमेंट भी हो गए और एस्टॉपल भी हो गया। एस्टॉपल का एग्जांपल नंबर 16 पढ़ो। वही लिखा है, ठीक है। हाँ वैसे मैं कौन सा घर से लाता हूं। हाँ एक और लिखा है सर, इन केस ऑफ कोविनेंट रनिंग विद लैंड। एक काम करो, डायरेक्टली एग्जांपल पढ़ो। बोलिए सर, बात समझ में आ रही? सर से फॉर एग्जांपल यहां पर क्योंकि स्पेसिफिक लैंड की बात हुई है, अगर आपने कोई जमीन खरीदी और उस जमीन को खरीदने से लेकर कुछ रिस्ट्रिक्शन है, कुछ यूज को लेकर कुछ कंडीशन है, तो बेटा इसके बाद जिस जिसको, जैसे मैंने आपको जमीन बेची तो मैंने आपको बोला कि जमीन में बेच तो रहा हूं लेकिन इस पर ये काम आप, करेक्ट, देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन मी एंड यू। आपने ये जमीन किसी और को बेच दी, तो कल को वो और वाला पर्सन ये नहीं बोल सकता कि कॉन्ट्रैक्ट हमारे और आपके बीच में थोड़ी था, मैं तो अब जो चाहे वो करूं, ऐसा वो नहीं बोल सकता है। इसको बोलते हैं कोविनेंट रनिंग विद दी लैंड। जितने भी सक्सेसर आते जाएंगे उनको वो कंडीशन माननी पड़ेगी। बोलो सर, लास्ट क्या लिखा है? कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू थ्रू एन एजेंट। अच्छा ऑब्वियसली बात है सर, एजेंट तो ऑलवेज किसके बिहाफ पर काम करता है? तो सोच कर देखो सर, हमारा और एजेंट का काम हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट तो, अरे समझ रहा ना, क्योंकि एजेंट ऑलवेज किसके बिहाफ पर, किसको रिप्रेजेंट करता है? प्रिंसिपल को, प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करता है वो ऑलवेज। क्या लिखा है सर? द प्रिंसिपल कैन एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू बाय हिज एजेंट वेयर एजेंट हैज एक्टेड विद द स्कोप ऑफ। तो मैं किसको जानता हूं? मैं तो एजेंट को जानता हूं। तो हम, मेरे लिए प्रिंसिपल कौन हो गया? थर्ड पार्टी। लेकिन एजेंट ऑलवेज किसके बिहाफ पर काम कर रहा है? प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल भले थर्ड पार्टी, फिर भी वो केस फाइल कर सकता है। अरे हाँ आसान है मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार फिर भी ये 7 पॉइंट हैं जो एक्सेप्शन है। अगर आपको किसी भी पॉइंट में कोई तकलीफ, कोई समस्या, कोई डाउट लगता है तो बताएं मुझे। पहला था इन केस ऑफ ट्रस्ट, दूसरा था फैमिली सेटलमेंट, तीसरा था मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, इन केस ऑफ असाइनमेंट, एस्टॉपल, कोविनेंट रनिंग विद लैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू थ्रू एन एजेंट।
बोलिए सर, किसी में भी डाउट आ रहा हो आपको तो प्लीज प्लीज बताएं। बोलो, चलें आगे। अब आ जाते हैं सर इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, और अगेन केस स्टडी यहां से बढ़िया बनती हैं, सो मेक श्योर कि आपको ये बातें भी समझ में आए। सर क्या बोला, वैलिडिटी ऑफ एन एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन। मुझे बताएं जनरल रूल क्या बोलता है, क्या एक एग्रीमेंट में कंसीडरेशन का होना जरूरी है? आंसर इज यस, कंसीडरेशन इज मस्ट फॉर मेकिंग अ वैलिड एग्रीमेंट एंड बाय मेकिंग वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन देयर आर सम एग्रीमेंट जिनमें भले कंसीडरेशन नहीं हो तब भी वो वैलिड माने जाएंगे। लेकिन जब भी आप इस क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे, आंसर लिखेंगे, तो जनरल रूल पहले बताया करो। मैंने पार्टनरशिप के केस में भी ये बोला था कि जनरली पार्टनर माइनर कैन नॉट बी अ पार्टनर, हाउएवर। तो आंसर ऐसे ही चालू होते हैं इनके, क्योंकि ये एक्सेप्शनल सिचुएशंस हैं। सर जनरल रूल इज दैट एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज, देखो उन्होंने भी तो यही लिखा, in every valid contract consideration is very important. A contract may only be enforceable when consideration is there. However, the Indian Contract Act contains certain exception to this rule. In the following cases, agreement though made without consideration will be valid भी होंगे और enforceable भी होंगे। अब इन बातों को बड़ा ध्यान से सुनना और समझना। सर पहला लिखा है कोई एग्रीमेंट हुआ है नेचुरल लव एंड अफेक्शन, ये कंडीशन पूरी फुलफिल होनी चाहिए। कौन सी? इट मस्ट बी मेड आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन बिटवीन दी पार्टीज। पार्टीज मस्ट स्टैंड इन दी नियर रिलेशनशिप, हस्बैंड वाइफ, ये नियर रिलेशनशिप है। इट मस्ट बी इन, और इट मस्ट ऑल्सो बी, सर क्या क्या बोला, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो इंटर हुआ हो नेचुरल लव एंड अफेक्शन, जो जिन पार्टीज के बीच में वो हुआ है सर उनमें नियर रिलेशनशिप होना चाहिए, जहां पर नेचुरल लव एंड अफेक्शन पाया जाता हो, हस्बैंड वाइफ, फादर सन, फादर डॉटर। सर इट मस्ट बी इन राइटिंग और रजिस्टर्ड भी होना। तो इंस्टीट्यूट ने एक क्वेश्चन पूछा, उनने कहा एक हस्बैंड वाइफ थे, उनमें झगड़ा बहुत होता था, तो झगड़ा बहुत होता था, उन्होंने कहा वो अभी ब्रेक ले लेते हैं एक दूसरे से, नया कॉन्सेप्ट चला है अभी कि 6 महीने अभी अपन अलग रह के देखते हैं, अगर एक दूसरे की याद सताई तो हम वापस आएंगे, और अगर किसी और की याद सताई तो उसके पास चले जाएंगे। ये इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन है। उन्होंने पूछा एक हस्बैंड वाइफ है जिनके बीच में झगड़ा बहुत होता है, तो उन्होंने लिव अपार्ट का एक कॉन्सेप्ट निकाला कि अभी हम 6 महीने अलग अलग रहेंगे। लेकिन 6 महीने अलग अलग रहेंगे तो उसमें यह बोला गया कि हस्बैंड है वो 10,000 रुपीज पर मंथ पे करेगा वाइफ को फॉर द मेंटेनेंस। ये राइटिंग में भी है, ये रजिस्टर्ड भी है, ये राइटिंग में भी है, ये रजिस्टर्ड भी है। चलेगा? जिनको इसका आंसर पहले पता हो वो ना बोलें, पहले जो नए लोग हैं वो सोचें। ये राइटिंग में भी है, रजिस्टर्ड भी है। आगे जाकर 1-2 महीने 3 महीने बाद बेटा हस्बैंड का मन कहीं और लग गया, उसने पैसा देना बंद कर दिया। ये इंस्टीट्यूट ने नहीं लिखा कि कहीं और मन लग गया, ये तो मैं बोल रहा हूँ। हाँ तो मैं लाइन ढूंढो इंस्टीट्यूट के पेपर में कि उसने कहाँ लिखा कि ऐसा उसका कहीं और मन लग गया, ये तो मैं ऐड कर रहा हूँ थोड़ा मिर्च मसाला। मतलब उसने 2-3 महीने बाद वो पैसा देना। सर वाइफ ने केस फाइल कर दिया अगेंस्ट द हस्बैंड अंडर दिस 25A। सर नेचुरल लव एंड अफेक्शन है, सर नियर रिलेशनशिप है, सर राइटिंग में भी है सर, तो उसको वो 10,000 रुपए तो महीने के देने पड़ेंगे। आपको बताना है एज पर द प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, क्या वाइफ सही कर रही है, या मतलब वाइफ क्या ये केस विन करेगी, हाँ या ना? ओके अच्छा 6 महीने मैंने बोल दिया था कि 6 महीने अलग रहना, तो 6 महीने तो पे करना पड़ेगा। ओके जी, जितने टाइम तक का लिव अपार्ट का है उतने टाइम तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, और अच्छा हमेशा लॉ में ये सोचें कि जो दूसरे सोच रहे हैं वो सही नहीं सोच रहे, ऐसा सोचा करो तो अपना दिमाग काम करता है। तुमने ऐसा सोचा एग्री कर दिया, हाँ हाँ उतना तो देना ही पड़ेगा, सही बात बोल रहा है, फिर तुम्हारी मशीन बंद हो जाएगी। हाँ, इफ यू ऑल आर थिंकिंग अलाइक दैट मींस नो वन इज थिंकिंग। अगर दुनिया में सब एक जैसा सोचेंगे तो इसका मतलब कोई भी नहीं सोच रहा है। कहाँ हुआ? नहीं नहीं भाई, वो बोल रहा कहीं और मन लग गया तो नेचुरल लव तो खत्म हो गया। नहीं नहीं लगा मन, अब ठीक है। मैं बोल ही रहा था कोई, अच्छा हर्ष नहीं है क्या आज? क्यों, कहाँ गया? तभी शांति है। ओ ठीक है,
नहीं तो अभी तक तो क्या क्या पैदा कर देता वो। हाँ बोलो, जल्दी बोलो जल्दी। तो सर इसका आंसर क्या है? तुम भी यही बोल रहे हो? इसका आंसर है सर, वाइफ कभी भी कंपील नहीं कर सकती है। रीजन बीइंग देयर इज नो नेचुरल लव एंड अफेक्शन। सर झगड़ा हुआ है, अलग कहां नेचुरल लव बचा? सर इसका आंसर ये था। मैंने क्या बोला? चारों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। देयर इज नो नेचुरल लव एंड अफेक्शन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। अरे वो झगड़ कर अलग रहने गए हैं पागलो, वो प्यार से थोड़ी गए हैं। नहीं करते, करते होते तो अलग जाते। चलें, तो पहला क्या लिखा है? बाय नेचुरल लव एंड अफेक्शन। सर बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। लो ये लिखा है, आजकल ऐसा होने लगा है। लेकिन वाइफ अगर अपने हस्बैंड से बोल रही कि तुम पूरी अर्निंग मुझे दोगी, तो उसकी जिम्मेदारी है कि वो राइटिंग में हो, रजिस्टर्ड भी करा ले, तो ही हस्बैंड को कंपील कर पाएगी, अदरवाइज तो नहीं कर पाएगी बेटा। चलें, दूसरा कौन सा लिखा है? कंपनसेशन फॉर। अच्छा आप मुझे बताओ, आपने मुझे कभी प्रीवियस में, कभी पास्ट में कोई अपनी इच्छा से सर्विसेज दी थी? और मैंने उन सर्विसेज के लिए जो आपने पहले दी थी, मैंने आपसे प्रॉमिस कर दिया कि याद है तुमने मेरे लिए वो काम किया था, मैं उसके लिए ना तुम्हें कुछ कंपनसेशन देना चाहता हूं। अब मैंने क्योंकि बोल दिया है तो मुझे कंपनसेशन देना पड़ेगा। क्या लिखा है सर? A promise to compensate wholly or in part a person who has already voluntarily done something for the promisor is enforceable under section 25(2) in order that promise to pay for past voluntary services be binding following essential factor। कौन कौन से services should be rendered voluntary? दूसरा, services must have been rendered for promisor, the promisor must be in existence at the time when services were rendered, and चौथा, promisor must have intended to compensate the promisee। एग्जाम्पल नंबर 21। बोलो चलेगा? अगला क्या लिखा है? प्रॉमिस टू पे टाइम बार्ड डेट। एक एक्ट होता है बेटा, लिमिटेशन एक्ट। लिमिटेशन एक्ट ये बोलता है कि किसी भी डेट को एक स्पेसिफिक टाइम ऑफ पीरियड में रीपे कर देना चाहिए। अगर वो स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में रीपेमेंट नहीं होता तो वो टाइम बार्ड हो जाती है। टाइम बार्ड हो गई मतलब आप उसको कंपील नहीं कर सकते फॉर द पर्पज ऑफ रिकवरी। लेकिन कल को कोई डेट ऐसी थी बेटा जो से फॉर एग्जांपल 20 साल पहले मैंने आपसे उधारी ली थी, वो टाइम बार्ड हो गई। अब आप मेरे से तो मांग नहीं सकते। लेकिन एक दिन मैं बड़ा खुश था, मैंने आपसे बोला कि याद है वो तुमने 20 साल पहले, अरे तुमने बोला सर छोड़ो क्या ही बातें कर रहे हो। अरे मैंने कहा नहीं सुनो पूरी बात, मैं यार उसमें से या तो पार्टली या होली तुम्हें रीपे करना चाहता हूं। जैसे ही मैंने ये बोला कहानी चालू। अब तुम मुझे कंपील कर सकते हो, वही लिखा है सर इसके अंदर। Where a promise in writing signed by a person making it or by his authorized agent is made to pay। उसने राइटिंग में किया है कि मैं तुम्हें वो टाइम बाद डेट रीपे करूंगा, तो फिर उसको वो रीपे करनी। अरे बोलो चलेगा? बाकी तो बेटा ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा बेटा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप 3 तक ही चलेंगे। एजेंसी है, कंप्लीटेड गिफ्ट है, वेलमेंट है, चैरिटी है, बस। बाकी तो इसमें सच कुछ भी नहीं है। सो ये था आपका यूनिट नंबर 2 जिसका नाम है कंसीडरेशन, जो हो जाता है समाप्त। जल्दी से एक काम करें, आप देख लें, इन केस ऑफ एनी डाउट प्लीज लेट मी नो।